नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लेकर आए जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी तैयारी को मजबूत बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेंगे प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। डीपीएसपी की बात हो रही, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। यह नागा जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सिक्किम लोसार उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, मणिपुर रासलीला के लिए प्रसिद्ध है, मेघालय वांगला उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। हार्नबिल पक्षी नागा संस्कृत का प्रतीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताता हूं ध्यान से सुना करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, राकेट का कार्य सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? आपसे पूछा है कि रॉकेट का कार्य सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट गैसों को पीछे फेंकता है जिससे वह आगे बढ़ता है। प्रथम नियम क्या है न्यूटन का? प्रथम नियम जो न्यूटन का जड़त्व से संबंधित है। द्वितीय नियम बल एवं त्वरण से संबंधित है। न्यूटन के गति नियम फिजिक्स के मूल सिद्धांत है। रॉकेट अंतरिक्ष में भी कार्य कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर विज्ञान में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? आपसे पूछा है कि कंप्यूटर विज्ञान में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है या इंटरनेट पर किसी वेब पेज या वेबसाइट का पता होता है। वेब ब्राउजर यूआरएल की सहायता से वेबसाइट तक पहुंचता है। यूआरएल के मुख्य भाग हैं प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ होता है। www का भी पूरा नाम ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछता तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का पूर्ण रूप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? आपसे पूछा है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस का राइट आंसर हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इस समझौते में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से संबंधित और दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाते हैं। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 1906 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? आपसे पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने
की इकाई क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिबल। डेसिबल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता डेसिबल से में मापी जाती है। अत्यधिक ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अधिक ध्वनि से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। सामान्य बातचीत 60 डेसिबल होता है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि लंबे समय तक हानिकारक हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था। आपसे पूछा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह घटना 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। आंदोलन के दौरान हिंसा होने के कारण गांधी जी ने इसे समाप्त किया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। इसमें आयनित गैस होती है। सूर्य और अन्य तारों में मुख्य रूप से प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। गैस जो है पदार्थ की तीसरी अवस्था है। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। नियॉन साइन बोर्ड में प्लाज्मा का उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 को। भाग 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व शामिल है। भाग 10 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भाग 9 जो है मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहां से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घासीकोट में खेला जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घासीकोट में खेला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विंबलडन ओपन जो है टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि घास कोर्ट में खेला जाता है या हर साल लंदन यानी कि इंग्लैंड में खेला जाता है। इसका खासियत यह है कि घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। बाकी ग्रैंड स्लैम की बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कहां पर, तो यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और यूएस ओपन की बात करें तो यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो आपका विंबलडन ओपन जो है यह आपका जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा है कि भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और स्थिरता बनाए रखना। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक संचालित करता है। यह अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। रेपो रेट मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पंचानवा संविधान संशोधन जो कि 2009 में हुआ किसके आरक्षण से संबंधित है। आपसे पूछा कि 95वां संविधान संशोधन जो कि 2009 में हुआ किसके आरक्षण से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से यानी कि SC ST से 95 संविधान संशोधन द्वारा SC ST आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। यह संशोधन 2009 में पारित हुआ। इससे लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण जारी रखा गया। यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। संविधान में समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती है। संविधान संशोधन जो है सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है DRDO का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि DRDO का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य जो है देश के लिए अत्याधुनिक रक्षा तकनीक का विकास करना, मिसाइल, रडार, टैंक, फाइटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और युद्ध सामग्री बनाना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो में मिला। यह सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। इसकी जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसे मृत्यु का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे मृत्यु का टीला भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर SA दवे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी यानी इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में एक अविनियमित संस्था के रूप में की गई थी। इस समय इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर SA दवे, बाद में 1992 में से संवैधानिक या वैधानिक दर्जा दिया गया जब सेबी एक्ट 1992 लागू हुआ। सेबी का मुख्यालय कहाँ, तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना वर्ष 1988, वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि घेरिया नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घेरिया नृत्य गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह खासकर कच्छ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गुजरात के अन्य प्रमुख नृत्य की बात करें तो गरबा, डांडिया, होली नृत्य, टिप्पणी नृत्य है। गुजरात की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के जो प्रमुख नृत्य हैं वह लावड़ी, तमाशा, कोली। पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा, हरियाणा का फाग, धमाल, सैमी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 भारतीय संविधान में संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह हर नए लोकसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करे। हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करे। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा सुमेलित युग्म है। गलत
आपसे पूछा कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि आपको गलत विकल्प छांटना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग को बताना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, या एकदम सही। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, या भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। स्विट्जरलैंड की राजधानी बीजिंग दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बीजिंग नहीं है। बीजिंग तो जो है वह आपकी बीजिंग जो है आपका, वह आपका चीन की राजधानी है, ना कि स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2001 में संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन यूएन को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे शांति, मानवता की सेवा और वैश्विक संघर्षों के समाधान में योगदान के लिए दिया गया। बाकी बात हो रही संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसमें इसके 193 सदस्य देश हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।